हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय कवर कर रहे हैं। आज आपका यहां पर अध्याय चौथा है। यहां पर हम लोग इस्लाम का उदय और विस्तार को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में, यानी इस्लाम के उदय से लेकर इसके विस्तार में जो घटनाक्रम इस अवधि में घटित हुआ है, वो सब हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। आज के अध्याय की स्टार्टिंग करने से पहले कुछ चीज़ें अपने मन में अगर आप लोग क्लियर कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आज का एक चैप्टर जो है ये धर्म से संबंधित है। यहाँ पर एक धर्म के विकास यात्रा के बारे में बताया गया है, कैसे इसका उदय हुआ है, कैसे इसका विस्तार हुआ है। तो देखिए, धर्म को लेकर जो हमारे विचार होते हैं वो विचार हमारे परिवार से, हमारे समाज से, या फिर हमारे जो धर्मगुरु होते हैं या जो आसपास धर्म संस्थान हैं जिनमें हम बचपन से गए हैं, तो उनको देखकर वो विचार हमारे तैयार होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे धर्म को लेकर, यानी आपका जो भी धर्म हो, उनको लेकर जब भी कोई नए विचार या नई कोई शिक्षा हमारे सामने आती है तो हो सकता है हमारे पूर्व ज्ञान से उसका टकराव हो। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता है। उसे ये लगता है कि भाई बचपन से हमारे माता पिता ने हमें ये बताया था हमारे धर्म के बारे में, हमारे जो धर्मगुरु हैं उन्होंने ये बताया था, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये किताब मैंने तैयार नहीं की है, ये किताब एनसीईआरटी ने तैयार की है। और एनसीईआरटी जो है गवर्नमेंट की संस्था है। अगर आपको इस किताब में दिए हुए किसी तथ्य से परेशानी है तो आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन कीजिए, उनसे पूछिए। अगर वहां से भी संतुष्ट ना हो, आरटीआई लगाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी तथ्य मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा या फिर सरल शब्दों में उनको समझाऊंगा तो इस किताब से संबंधित होंगे। मैं इस किताब से बाहर कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो तथ्य दिए गए हैं उन्हें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप सहमत नहीं है तो आप उसके लिए मुझे बार बार यहाँ पर टारगेट नहीं करेंगे। ये बात मैं पहले बता दे रहा हूँ। आप एनसीईआरटी से पूछिए, गवर्नमेंट से पूछिए, इस किताब में ऐसे तथ्य क्यों रखे गए हैं। ये बात मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में इसलिए बता दी है कि हो सकता है कुछ कट्टरपंथी लोग बाद में मुझे धमकी दें या बाद में उल्टी सीधी हरकतें करने का प्रयास करें, तो ऐसे लोगों पर मैं एक्शन लूंगा। ये बात मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, चैप्टर के आरंभ में यहाँ पर परिचय दिया गया है कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ है, कैसे लोग इससे जुड़े हैं, आगे इसके बारे में किन किन स्रोतों से हमें जानकारी मिली है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि आज जबकि हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं, तो संसार के समस्त भागों में रहने वाले जो मुसलमान हैं, इनकी संख्या 1 अरब से अधिक है। और ये भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, और इनका पहनावा भी जो है वो अलग अलग किस्म का है। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये जिन तरीकों से मुसलमान बने हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के थे, और वे परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न थी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिन प्रकार से ये मुस्लिम बने हैं, जिस प्रकार से इन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया है, वो तरीके भी भिन्न भिन्न थे, और ये परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों में इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया, वो परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न थी। फिर भी मुस्लिम समाजों की जड़ें एक अधिक एकीकृत अतीत में समाहित हैं, जिसका प्रारंभ लगभग 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आज दुनिया में कहीं भी कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अगर आप देखते हैं तो उन सभी मुस्लिम व्यक्तियों का एक अतीत है, और वो एकीकृत जो अतीत की जो जड़ें हैं वो अरब प्रायद्वीप में समाहित हैं, क्योंकि यहीं पर इस्लाम का उदय हुआ था। तो कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम का अनुयायी है, उन सब का एक ही एकीकृत अतीत है, वो ये है कि वो सब लोग अरब प्रायद्वीप से निकले हुए धर्म का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर आप लोग पहला पॉइंट आप नोट कर लेंगे, इसमें आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ऐसे करके आपको पता चल जाएगा कि मुस्लिम समाजों की जड़ें हैं वो कहाँ जुड़ी हुई हैं, ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो आपने पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा। यहाँ पे बताया गया है 600 से लेकर 1200 तक की अवधि में ये जो इलाका है, यानी अरब प्रायद्वीप वाला इलाका है, ये इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था। इस्लामी शब्द का प्रयोग यहाँ केवल उसके धार्मिक अर्थों में ही नहीं, बल्कि उस समूचे समाज और संस्कृति के लिए भी किया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस्लाम का उपयोग जो है केवल धार्मिक अर्थों में नहीं किया गया, बल्कि यहाँ के पूरे समाज को लेकर, यहाँ की संस्कृति को, इन सबको समाहित करके यहाँ पर इसका इस्लाम का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, आपने पहला पॉइंट नोट डाउन कर लिया होगा। पहले पॉइंट में ही आपका पहला सब पॉइंट आएगा, और इसमें आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे। इसमें आप सेकेंड सब पॉइंट में आप लोग यहाँ से लेकर, इस्लामी शब्द का प्रयोग यहाँ केवल उसके धार्मिक अर्थों में नहीं, बल्कि उस समूचे समाज और संस्कृति के लिए भी किया गया है। तो ये पूरा आप समझ जाएंगे कि इस्लाम का मतलब क्या है।
यानी मुस्लिम लोग, मुस्लिम का जो एकीकृत अतीत है वो कहाँ पर है, किस जगह से बिलोंग करते हैं ये लोग, इनका पूरा जो इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था वो कौन सा था, और इस्लाम शब्द का प्रयोग क्या धर्म के अर्थ में किया गया है या समाज के अर्थ में किया गया है। तो वो डाउट भी आपको इसका सेकंड सब पॉइंट क्लियर कर रहा है कि इस्लामी शब्द का प्रयोग यहाँ केवल उसके धार्मिक अर्थों में नहीं बल्कि उस समूचे समाज और संस्कृत के लिए भी किया गया है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि गैर मुसलमान भले ही कुछ गौड़ सही लेकिन हमेशा इस समाज के अभिन्न भाग रहे, जैसे कि ईसाई प्रदेशों में यहूदी। देखिए यहाँ पर यह कहना गलत होगा कि शुरुआत से ही यहाँ पर सब लोग इस्लाम के समर्थक थे, इस्लाम के फॉलोअर थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर अन्य धर्मों के लोग भी रहा करते थे। यानी इस्लाम के उदय से पहले अरब प्रायद्वीप में अन्य धर्मों के लोग भी रहा करते थे, जिनमें ईसाई प्रदेशों में यहूदी थे। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। हालांकि बाद में लोग अपने आप को कन्वर्ट करके लोगों ने अपने आप को इस्लाम में शामिल कर लिया है, तो वैसे वैसे संख्या कम होती गई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे थे जो दूसरे धर्मों से बिलोंग करते थे। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं। यहाँ बताया गया है, यहाँ पर देखिए इस्लाम के बारे में, यानी इस्लामी क्षेत्रों के इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं उनका जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऊपर दिए गए इस्लामी क्षेत्रों के सन 600 से 1200 तक के इतिहास के बारे में हमारी समझ इतिवृत्तों अथवा तवारीख पर, इतिवृत्त या तवारीख का मतलब होता है जिसमें घटनाओं का जो वृत्तांत है कालक्रम के अनुसार दिया जाता है, उसे इतिवृत्त या तवारीख कहते हैं, और अर्ध ऐतिहासिक कृतियों पर आधारित है। अर्ध ऐतिहासिक कृतियों में जीवन चरित्र, जिन्हें यहाँ पर सिरा बोला जाता है, पैगंबर के कथनों और कथ्यों के अभिलेख, हदीत और कुरान के बारे में टीकाएं, जिन्हें तफसीर कहा जाता है। तो इन पर हमारी समझ आधारित है। इसके अलावा कुछ पुरातत्वीय जो उत्खनन वगैरह हुए हैं, चाहे वहाँ पर जो अभिलेख वगैरह मिले हैं या पुरातत्वीय खंडहर भवनों के साक्ष्य मिले हैं, सिक्के वगैरह मिले हैं, उनसे भी यहाँ का इतिहास रिक्रिएट करने में आसानी हुई है। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें हैं जिनसे इस समय का इतिहास तैयार किया गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे यहाँ पर इस्लामी क्षेत्रों के सन 600 से 1200 तक के इतिहास के बारे में हमारी समझ इतिवृत्तों अथवा तवारीख पर और अर्ध ऐतिहासिक कृतियों पर आधारित है, जैसे जीवन चरित्र, सिरा, पैगंबर के कथनों कृत्यों के अभिलेख, हदीत और कुरान के बारे में टीका है, यानी कि तफसीर। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा जो कि आपने नोट डाउन कर लिया है। यहां पर आगे बताया गया है कि ये वृत्तांत विशेष कालावधि में मौखिक रूप से बताकर अथवा कागज पर लिखित रूप में लोगों तक पहुंचे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और जिक्र की गई है। यहाँ पर ये बताया गया है कि ये वृत्तांत थे या ये जो अभिलेख या फिर जीवन चरित्र या जो भी रचनाएं थी, तो उन रचनाओं को बाद के लोगों ने सहज रूप से एक्सेप्ट नहीं कर लिया, बल्कि उनकी प्रामाणिकता की भी जांच की है। और यही बात जो है यहाँ पर खास है। ऐसी प्रत्येक सूचना की प्रामाणिकता की जांच एक आलोचनात्मक तरीके से की जाती थी, जिसमें सूचना भेजने यानी इसनाद की श्रृंखला का पता लगाया जाता था और वर्णनकर्ता की विश्वसनीयता स्थापित की जाती थी। यानी कहने का मतलब ये था कि ये तरीका पूरी तरह से दोष रहित नहीं था, लेकिन फिर भी अन्य जगहों के मुकाबले, यानी कि उस समय के मध्यकालीन मुस्लिम जो लेखक थे वो उस समय के समकालीन समाज की तुलना में थोड़ा आगे थे। वो लोग क्या करते थे, वो लोग पूर्व का कोई रचना है, पहले की कोई रचना है, पहले का लिखा हुआ कोई जीवन चरित्र है या ग्रंथ वगैरह है, उसकी प्रामाणिकता की जांच करते थे, क्या वास्तव में यहाँ पर जो घटनाओं का जिक्र इसमें किया गया वो सही है या नहीं है। तो यही बात यहाँ बोली गई है कि यद्यपि यह तरीका नितांत दोषरहित नहीं था, लेकिन मध्यकालीन मुस्लिम लेखक सूचना का चयन करने और अपने सूचनादाताओं के अभिप्राय को समझने के मामले में विश्व के अन्य भागों के अपने समकालीन लोगों की अपेक्षा अधिक सतर्क थे। यहाँ पर यह बताया गया है, हालांकि लिखना नहीं है, केवल कहानी है। आगे यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि अधिकतर इनकी जो ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं हैं वो अरबी भाषा में है। इनमें सर्वोत्तम कृति जो है इनकी तबरी लेखक का नाम है, और तबरी की जो है तारीख है, इसका 38 खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। हालांकि ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पर सेकंड का पहला सब पॉइंट ये नोट कर लेना, इसमें लिख लेना अधिकतर ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं अरबी भाषा में है। इसी में ही सर्वोत्तम कृति तबरी की तारीख है, इनमें सर्वोत्तम कृति तबरी की तारीख है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहां पर फारसी में इतिवृत्त संख्या की दृष्टि से बहुत कम है, लेकिन इनमें ईरान और मध्य एशिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यानी ये तो अभी ऊपर अरबी की बात हुई है, इनके मोस्टली जो अभिलेख हैं, इनकी मोस्टली जो रचनाएं हैं वो अरबी भाषा में है, लेकिन फिर भी
फारसी भाषा में भी कुछ कुछ साहित्य देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे जो फारसी है, यहाँ पर आप लिखेंगे फारसी में इतिवृत्त संख्या की दृष्टि से बहुत कम है, लेकिन उनमें ईरान और मध्य एशिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। तो ये आपने सेकंड का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। यहां पर और चीजें बताई गई हैं। यहां बताया गया है कि इतिवृत्तों के अलावा हमें कानूनी पुस्तकें, भूगोल, यात्रा वृत्तांत और साहित्यिक रचनाएं जैसे कहानियां और कविताएं भी प्राप्त होती हैं। हालांकि ये सब लोग आप जानते हैं। इसके अलावा दस्तावेजी साक्ष्य हैं। दस्तावेजी साक्ष्यों में लेखों के खंडित अंश है, जैसे सरकारी आदेश है या फिर निजी पत्राचार है। तो ये भी इतिहास लेखन के लिए सर्वाधिक बहुमूल्य है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीजें और बताई गई हैं। लगभग समूचा साक्ष्य यूनानी और अरबी पेपायरस। पेपायरस का मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे अपने यहाँ प्राचीन भारत में ताड़पत्रों पर लिखा जाता था, वैसे ही यहाँ पर पेपायरस पेड़ के जो पत्ते होते थे उन पर लेखन कार्य किया जाता था। तो वही पेपायरस के अभिलेख हैं। कुछ साक्ष्य जो है पुरातत्वीय हैं, जैसे उजड़े महलों में जो खुदाई हुई है उससे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मुद्रा शास्त्री मतलब जो सिक्के उस समय के चले हुए थे उन सिक्कों का अध्ययन करके या फिर पुरालेखी इन शिलालेखों का अध्ययन वगैरह करके जो भी साक्ष्य निकल कर आए हैं, तो उनसे भी इस समय का इतिहास क्रिएट करने में आसानी हुई है। तो ये चीजें भी यहाँ बताई हैं। तो देखिए ये आपने ये तो नोट कर लिया है, सेकंड का एक पहला सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया है। सेकंड का थर्ड सब पॉइंट और नोट कर लेना। और थर्ड सब पॉइंट में आप कुछ साक्ष्य पुरातत्वीय, मुद्रा शास्त्रीय और पुरालेखीय स्रोतों से उभरकर सामने आते हैं। ऐसे करके आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के जो इस समय के साक्ष्य हैं, इस समय का इतिहास कैसे क्रिएट किया गया है, तो ये पता चल जाएगा। देखिए इतिहास के बारे में बड़ी कॉमन सी बात है, ये सारे तरीके दुनिया भर में अपनाए जाते हैं, चाहे भारत के इतिहास में हो या अरब प्रायद्वीप का इतिहास जानना हो, कहीं का भी इतिहास जानना हो, ये सारी चीज़ें तो कॉमन रहेंगी। तो चाहे आप इन्हें लिखें या ना लिखें, ये तो आपको स्वाभाविक है। कहीं भी अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप अपने आप ही लिख देंगे, क्योंकि बिना इसके इतिहास क्रिएट ही नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताई गई हैं। यहाँ पे बताया गया कि सही मायने में इस्लाम के इतिहास ग्रंथ लिखे जाने का जो कार्य है 19वीं शताब्दी में जर्मनी और नीदरलैंड के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों द्वारा शुरू किया गया। देखिए आप सब लोग जानते हैं, पुराने जमाने में यानी प्राचीन समय में लोग इतना ज़्यादा शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं थे, शिक्षा के प्रति उनका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था। केवल समृद्ध परिवारों के जो लोग थे या फिर जो लिपिक वगैरह थे, जो राजकीय कार्य में लगे हुए लिपिक वगैरह थे, वही शिक्षा ग्रहण करते थे। आम जन शिक्षा के प्रति इतना ज़्यादा उन्मुख नहीं था। तो यही कारण है कि उस समय इतना ज़्यादा लेखन वगैरह भी प्रचलन नहीं था। और जो भी अभिलेख वगैरह थे, जो भी इनके द्वारा लिखे हुए पेपायरस वगैरह के पत्र वगैरह थे, तो कुछ संपन्न लोगों के पास ही मौजूद थे। अब दिक्कत यह है कि उस समय का इतिहास कैसे क्रिएट किया जाए, वो चीज़ें किसी एक व्यक्ति के पास तो है नहीं। मान लीजिए कोई एक अभिलेख किसी एक राजवंश के पास है, दूसरा अभिलेख किसी दूसरे राजवंश के पास है, तो इन सबको इकट्ठा करके एक पूरा अच्छे से इतिहास क्रिएट करने का जो काम है वो सही मायनों में 19वीं शताब्दी में हुआ है। और सेम ऐसा ही काम अपने भारत में भी हुआ है। अपने भारत में 19वीं शताब्दी में दयानंद सरस्वती के प्रयासों से अपने भारत में भी बहुत सारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों को संकलित किया गया है। आपने भी पढ़ा है अपने भारत के इतिहास में, तो अपने यहाँ भी यही काम हुआ है। क्योंकि पहले के जो पूर्व ग्रंथ थे तो उनसे संबंधित जो पांडुलिपियाँ वगैरह थी, कुछ पांडुलिपियाँ मिसिंग थी या कुछ पांडुलिपियाँ कुछ अन्य लोगों के पास थी, तो सबको इकट्ठा करके दोबारा इन धर्म ग्रंथों को लिखा गया है। तो वही काम यहाँ पर भी किया गया है। अब देखिए अपने यहाँ भी आपने देखा था, हमारे यहाँ भी हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में को लिखने में, उन धर्म ग्रंथों को समझने में अंग्रेजों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। सेम दिलचस्पी यहाँ भी अंग्रेजों ने दिखाई है। उसका रीजन ये था क्योंकि अंग्रेज यहाँ के आसपास के क्षेत्रों पर उनका औपनिवेशिक शासन था, और इस समाज को जानने के लिए, समाज के लोगों के तौर तरीकों को जानने के लिए उन लोगों को इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक था। और आप जैसा कि जानते हैं, धर्म ग्रंथ हैं या फिर कोई अन्य जो पुस्तक है, प्राचीन पुस्तक है, जिसके प्रति इन सभी लोगों की श्रद्धा होती है, तो अंग्रेजों ने प्रयास यही किया कि इन धर्म ग्रंथों को पहले इनका एनालिसिस किया जाए और उसके आधार पर इन पर शासन स्थापित किया जाए। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में औपनिवेशिक हितों में फ्रांसीसी और ब्रिटिश शोधकर्ताओं को भी इस्लाम का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन मिला। सेम वही चीज़ें हैं जो भारत के परिप्रेक्ष्य में थी, यानी भारत के लोगों को जानने के लिए भारत में कैसे शासन व्यवस्था स्थापित की जा सकती है, यहाँ पर समाज कैसे बटा हुआ है, ये सारा अध्ययन इन्होंने कहाँ से किया? अंग्रेजों ने सारा अध्ययन हमारे धर्म ग्रंथों से ही तो किया, और तभी तो हम लोग शासन कर पाए। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें थी भाई, अंग्रेजों को यहाँ पर पूरे क्षेत्र पर व्यापार भी करना था। उस समय अंग्रेजों को और भी चीज़ें यहाँ पर करनी थी, तो औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने यहाँ के इतिहास को फिर से रिक्रिएट किया है, यहाँ के धर्म ग्रंथों को फिर से पुनर्संकलित करने का कार्य किया है।
ईसाई पादरियों ने इस्लाम के इतिहास की ओर बारीकी से ध्यान दिया और कुछ अच्छी पुस्तकें लिखी। हालांकि उनकी दिलचस्पी मुख्यतः इस्लाम की तुलना ईसाई धर्म से करने में रही। ये अमूमन होता है जब कोई एक धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे धर्म की पुस्तक लिखता है तो उसकी आलोचना करता है, ये बताता है कि भाई हमारा धर्म बेस्ट है और सामने वाले का धर्म इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो वही चीज़ें ईसाई पादरियों के साथ भी थी। एक व्यक्ति का नाम और आया है, इग्नाज गोल्डजेहर, हंगरी के एक यहूदी थे जिन्होंने काहिरा के इस्लामी कॉलेज में अध्ययन किया और जर्मन भाषा में इस्लामी कानून और धर्म विज्ञान के बारे में नई राह दिखाने वाली पुस्तकें लिखी। इसके अलावा बताया गया है कि इस्लाम के जो 20वीं शताब्दी के इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने नए विषयों को शामिल करके इस्लाम के इतिहास के दायरे का विस्तार किया है। यानी समय समय पर इसमें संशोधन परिमार्जन होते रहे हैं और ऐसे करके यहाँ का फिर इतिहास क्रिएट हुआ है। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे, अरब में इस्लाम का उदय, धर्मनिष्ठा, समुदाय और राजनीति। देखिए, वास्तविक अर्थों में आपका अध्याय यहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ पर हम लोग इसमें अरब के समाज के बारे में और पैगंबर मोहम्मद के इस्लाम स्टार्ट करने के बाद अरबी समाज में क्या क्या परिवर्तन आया है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अरब के समाज के बारे में, लोगों के रहन सहन के बारे में, उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो बताया गया है कि अरब के जो लोग थे ये कबीलों में बटे हुए थे और इनके जो कबीले होते थे ये वंशों से बने हुए होते थे या फिर बड़े परिवारों के समूह होते थे। यहाँ पे बताया गया कि गैर रिश्तेदार वंशों का गढ़े हुए वंशक्रम के आधार पर इस आशा के साथ आपस में विलय होता था कि नया कबीला शक्तिशाली होगा। कहने का मतलब ये है कि एक कबीले का दूसरे कबीले में इस आधार पर विलय किया जाता था कि नया जो कबीला बनेगा वो और ज़्यादा पावरफुल बनेगा। इस आधार पर ये लोग विलय करते थे। गैर अरब व्यक्ति, देखिए गैर अरब व्यक्ति को मवाली कहा गया है और मवाली जो है अरबी शब्द है। आपकी भारत में भी आपने सुना होगा कई बार गाली के तौर पर गुंडा मवाली शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो मवाली जो शब्द है वास्तव में अरबी शब्द है। और ये जो शब्द है गैर अरब व्यक्ति यानी ऐसा व्यक्ति जो कि अरब मूल का नहीं है, उसके लिए मवाली शब्द इस्तेमाल होता है। तो आज आप लोग मवाली शब्द भी जान गए होंगे, मवाली शब्द कहाँ से आया है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि गैर अरब व्यक्ति जो है यानी मवाली कबीलों के प्रमुखों के संरक्षण से सदस्य बन जाते थे, लेकिन इस्लाम में धर्मांतरण के बाद भी मवालियों के साथ अरब मुसलमानों द्वारा समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। और ये समस्या तब की नहीं थी, समस्या आज भी है। आज भी कई मुसलमान इस चीज़ को फेस करते हैं कि अरब के जो मुस्लिम हैं अन्य देशों के मुस्लिमों के साथ उस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं जैसा कि वो लोग अरब मूल के मुस्लिमों के साथ करते हैं। तो ये समस्याएं आज भी हैं। तो यहाँ पर उस समय भी वही समस्याएं थी। यहाँ तक बताया गया कि और उन्हें अलग मस्जिदों में इबादत करनी पड़ती थी। यानी कि जो मवाली लोग थे, जो लोग धर्मांतरण कर चुके थे, इस्लाम को अपना चुके थे, वो लोग इनके साथ उस समय नमाज नहीं पढ़ सकते थे, इबादत नहीं कर सकते थे, बल्कि उनकी जो मस्जिदें थी वो भी अलग हुआ करती थी। आगे बताया गया कि प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था। यानी कि जैसे आपके भारत में नेतृत्वकर्ता को मुखिया बोला जाता है, उसी तरह से यहाँ पर नेतृत्वकर्ता को शेख बोला जाता है। और शेख जो है ये बहुत कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता, उदारता, इसके आधार पर इन्हें चुन लिया जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे जो बुतों यानी सनम के रूप में देवालयों में पूजे जाते थे। देखिए यहाँ पर इस्लाम के आने से पहले यहाँ पर भी मूर्ति पूजा का प्रचलन था। बुत का मतलब होता है मूर्ति या प्रतिमा, जिसे यहाँ पर सनम बोला जाता है। देखिए एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर एक तो आपकी आम बोलचाल की हिंदी भाषा का शब्द है और दूसरी तरफ यहाँ पे अरबी शब्द है। अरबी शब्द का मतलब ये है कि जो शब्द ये लोग इस्तेमाल करते थे वो शब्द भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बुत का मतलब होता है मूर्ति या प्रतिमा और उसके लिए ये लोग सनम शब्द इस्तेमाल करते थे। तो कहने का मतलब क्या है कि इस्लाम के उदय से पहले अरबी समाज में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। यहाँ पर ये बात निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर अब आप लोग पॉइंट नोट डाउन करेंगे। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे और कबीले वंशों से बने हुए होते थे। यह आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरे का सब पॉइंट आप लिखेंगे। पहला सब पॉइंट, प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था। तीसरे का सेकंड सब पॉइंट, गैर अरब व्यक्ति यानी मवाली कबीलों के प्रमुखों के संरक्षण से सदस्य बन जाते थे। इसमें आगे लिखेंगे,
लेकिन इस्लाम में धर्मांतरण के बाद भी उनके साथ अरब मुसलमानों द्वारा समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। ये आपने सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब इनके धर्म के बारे में लिखेंगे तो देखिए तीसरे का थर्ड सब पॉइंट आपका आएगा। यहां पर आप लिखेंगे प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे, जो बुत का मतलब होता है मूर्ति या प्रतिमा, जिसके लिए यहां पर सनम शब्द इस्तेमाल होता है, जो बुतों के रूप में देवालयों में पूजे जाते थे। ये तीसरे का तीसरा सब पॉइंट हो गया। अब देखिए ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वो भी देख लेते हैं। यहां पे बताया गया कि सन 612 से लेकर 632 में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने और आस्तिकों यानी उम्मा के एक ही समाज की सत्ता का प्रचार किया। यानी इनका मतलब क्या था, इन्होंने कहा था कि आप जैसे अलग अलग इनके पहले यहाँ पे बताया गया कि इन प्रत्येक कबीले के स्वयं के देवी देवता होते थे। यानी कहने का मतलब क्या था, हर कबीले के देवी देवता अलग अलग होते थे, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने ये शिक्षा दी है कि एक ईश्वर है और वो ईश्वर कौन है, अल्लाह है, उसी की पूजा आपको करनी है। ये बात यहाँ पर इन्होंने ये प्रचार किया है और यही इस्लाम का मूल था। पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे और भाषा और संस्कृत की दृष्टि से ये अरबी थे। इतनी जानकारी पैगंबर मोहम्मद के बारे में बताई गई है, हालांकि हम लोग आगे नोट डाउन करेंगे इनके बारे में। अब देखिए कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, जैसे आपने तीसरे का तीसरा सब पॉइंट लिख लिया है। यहाँ बताया गया है कि बहुत से अरबी कबीले खानाबदोश होते थे, यानी कि अरबी जो लोग थे मोस्टली खानाबदोश यानी बद्दू या बेदुइन होते थे, और इनका जो मुख्य खाद्य है खजूर था। यानी इनका जो मुख्य खाद्य जो था वो खजूर था उस समय का। तो यहां पर अब आप लोग चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे, चौथा सब पॉइंट यहां पर नोट करेंगे तीसरे में ही, तीसरे पॉइंट का, बहुत से अरबी कबीले खानाबदोश का मतलब क्या है, घुमक्कड़ी टाइप, यानी एक स्थान पर रुककर ना रहने वाले, केवल घूमने या आने जाने वाले लोग होते हैं, उन्हें बद्दू या बेदुइन या फिर खानाबदोश बोलते हैं। खानाबदोश होते थे। इनका मुख्य खाद्य खजूर था। यहां तक आपने तीसरे का चौथा सब पॉइंट लिख लिया होगा। आगे यहां बताया गया है कि कुछ कबीले जो थे, कुछ कबीले शहरों में बस गए थे और व्यापार अथवा खेती का काम करने लगे थे। ये मोस्टली कबीले तो इनके खानाबदोश टाइप के थे, लेकिन फिर भी इनमें से कुछ कबीले जो थे शहरों में बस गए थे और व्यापार तथा खेती का काम करने लगे थे। तो ये आपका तीसरे का पांचवा सब पॉइंट हो जाएगा। तो इसी के साथ आपने अरब के समाज के बारे में जो बुनियादी बातें हैं वो नोट डाउन कर ली हैं। अब हम लोग पैगंबर मोहम्मद पर आएंगे। तो देखिए पैगंबर मोहम्मद जो थे इनका मूल अरबी था, यानी कि ये मोहम्मद सौदागर थे और भाषा और संस्कृत की दृष्टि से ये अरबी थे। तो चौथा पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे, पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे और भाषा तथा संस्कृत की दृष्टि से ये अरबी थे। लिख लिया होगा आपने। आगे आते हैं यहां पर। अब तो यहां पे बताया गया कि पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला, यानी इनके कबीले का नाम कुरैश था और ये मक्का जगह का नाम है, शहर का नाम है, मक्का में रहता था। और उसका वहां के मुख्य धर्म स्थल, देखिए मक्का का जो मुख्य धर्म स्थल था वो एक घनाकार ढांचा था जिसे काबा कहा जाता था, जिसमें बुत रखे हुए थे। बुत का मतलब वही इनकी प्रतिमाएं रखी हुई थी। मक्का के बाहर के कबीले भी इस काबा को पवित्र मानते थे, क्योंकि मक्का के बाहर के कबीलों के भी बुत इसमें रखे हुए थे। और हर वर्ष इस इबादतगाह की धार्मिक यात्रा यानी हज करने के लिए अन्य कबीले भी आते थे। मक्का जो है यमन और सीरिया के व्यापारिक मार्ग पर पड़ता था, इस वजह से शहर का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। काबा एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हिंसा वर्जित थी और जो भी दर्शनार्थी आते थे उन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती थी। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो कबीले यहाँ पर अन्य कबीले आते थे तो आपस में बातचीत भी करते थे, अपने विश्वासों और रीति रिवाजों को आपस में इन्हें बांटने का मौका भी मिलता था। तो ये भी बताया गया है। देखिए आपने चौथा पॉइंट लिख लिया है। चौथे का पहला सब पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला कुरैश मक्का में रहता था और उसका वहां के मुख्य धर्म स्थल ब्रैकेट में काबा, मुख्य धर्म स्थल का नाम ब्रैकेट में काबा पर नियंत्रण था जिसमें बुत रखे हुए थे। ये चौथे का पहला सब पॉइंट हो गया। चौथे का सेकंड सब पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे, मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे। वे इसमें अपने भी बुत रखते थे और हर वर्ष इबादतगाह की धार्मिक यात्रा यानी हज करते थे। तो चौथे का पहला सब पॉइंट और चौथे का सेकंड सब पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर अरब वालों के बारे में बताया गया है कि बहुदेववादी अरबों को अल्लाह कहे जाने वाले परमात्मा की धारणा के बारे में अस्पष्ट सी ही जानकारी दी, क्योंकि इस्लाम से पहले यहाँ पर क्या था, सबके अपनी देवी देवता थे, तो यहाँ पे बहुदेववादी समाज था। लेकिन इस्लाम के उदय के उपरांत यानी कि पैगंबर मोहम्मद ने केवल एक ईश्वर यानी कि अल्लाह की आराधना करने का संदेश दिया है। उनका कहना यही था कि ईश्वर एक है, केवल अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं है, केवल आपको अल्लाह की ही आराधना करनी है। तो इस वजह से बहुदेववादी जो अरब हैं, इनको अल्लाह कहे जाने वाले परमात्मा की धारणा के बारे में अस्पष्ट सी ही जानकारी दी। ये बात यहाँ पे बोली गई है। आगे यहाँ बताया गया है कि सन 612 के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक यानी रसूल घोषित किया है, जिन्हें यह प्रचार करने का आदेश दिया गया था कि केवल अल्लाह की ही इबादत यानी आराधना की जानी चाहिए। तो 5वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे, सन 612 के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया और उन्होंने केवल अल्लाह की ही इबादत करने का प्रचार किया। अब देखिए इबादत की जो विधियां थी वो काफ़ी ज़्यादा सरल थी, जैसे दैनिक प्रार्थना, सलात और नैतिक सिद्धांत जैसे खैरात बांटना और चोरी ना करना। तो 5वें का पहला सब पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, इबादत की विधियां बड़ी सरल थीं, जैसे दैनिक प्रार्थना, सलात, नैतिक सिद्धांत जैसे खैरात बांटना और चोरी ना करना। तो ये आपने 5वें का पहला सब पॉइंट लिख लिया होगा। अब देखिए जो नया धर्म है या जो नया विचार है जो कि पैगंबर मोहम्मद ने स्टार्ट किया है, उस विचार को समर्थन किसने किया है, किन लोगों ने सबसे पहले इसे एक्सेप्ट किया है। तो देखिए इसे एक्सेप्ट करने वाले वो लोग थे जो कि अरब के समाज में वंचित लोग थे, यानी कि जो लोग व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित थे, उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, इस नए विचार को, इस नए धर्म को समर्थन किया है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे और एक नई सामुदायिक पहचान की बाट देखते थे। ये बात यहाँ बताई गई है। आगे बताया गया है कि जो इनके पैगंबर के जो धर्म सिद्धांत है इसको स्वीकार कर लेते थे, उन्हें मुसलमान कहा जाता था और उन्हें कयामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था। तो अब आप लोग 5वें का सेकंड सब पॉइंट आप नोट करेंगे और ये पॉइंट यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना है। ये 5वें का सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर एक चित्र दिया हुआ है, ये चित्र जो है जिब्रील का है। जिब्रील कौन होता है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो ये जिब्रील का चित्र यहां बताया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो 13वीं शताब्दी की एक पुस्तक है अजाइबुल मखलूकात, तो इससे लिया गया चित्र है जिसमें चित्रकार ने महादूत जिब्रील की परिकल्पना की है। यहां पर यह कहा जाता है कि जिब्रील पैगंबर मोहम्मद के लिए संदेश लाया करते थे। यानी कहने का मतलब क्या है, जिब्रील जो थे वो दूत थे, अल्लाह के दूत थे जो कि पैगंबर मोहम्मद के लिए अल्लाह का संदेश लाया करते थे। और ये माना जाता है कि जो शब्द उन्होंने सबसे पहले पुकारा वह था इकरा, यानी बयान करो। और कुरान शब्द जो है वास्तव में इकरा से बना है। इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान में दूतों को सृष्टि जीवन के 3 बौद्धिक रूपों में से एक माना जाता है। यानी कि इस्लामी जो ब्रह्मांड विज्ञान है यहाँ पर 3 लोगों को महत्व दिया गया है। एक तो जिब्रील को यानी दूत को, दूसरा इंसान को और एक जिन्न को। जिनका मतलब वही जानते हैं जिसके पास मायावी शक्तियां होती हैं, उसे जिन्न बोलते हैं। तो ऐसे करके 3 लोगों को इन्होंने महत्व दिया है। तो देखिए यहाँ पर अब आप लोग नोट लगा के लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग नोट कर लीजिए, नोट लगा दीजिए यहाँ पर और नोट लगा कर लिखेंगे। इसमें लिखेंगे आप नोट में, यह कहा जाता है कि जिब्रील का मतलब ब्रैकेट में महादूत या दूत, जिब्रील पैगंबर मोहम्मद के लिए संदेश लाते थे, संदेश लाया करते थे। इसी में सब पॉइंट, यह भी माना जाता है कि जो शब्द उन्होंने सबसे पहले पुकारा वह इकरा यानी बयान करो था, बयान करो था। और कुरान शब्द इकरा से बना है। ये आपका नोट का सब पॉइंट हो जाएगा। तो ये नोट 1 आपने लिख लिया होगा। अब यहां पर आप लोग नोट 2 जो है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर आप नोट 2 में लिखेंगे, इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान में
दूतों को सृष्टि जीवन के 3 बौद्धिक रूपों में से एक माना जाता है, बाकी 2 इंसान और जिन्न हैं। तो ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान में 3 लोग केंद्र में हैं। 3 लोगों की यहां पर चर्चा की गई है। एक तो इंसान है, दूसरा जिन्न है और तीसरा जिब्रील यानी दूत है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने अपना जो नया धर्म है स्टार्ट कर दिया है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो उसको बहुत देववादी जो अरब हैं उन्होंने उसे सहज रूप से एक्सेप्ट नहीं किया है, बल्कि उसका विरोध किया है। तो यहां पर वही बताया गया है कि नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा था, और सन 622 में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच करके जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि यहाँ के जो मुसलमान हैं उन्होंने इनका विरोध किया है। क्योंकि बात यह है कि भाई पैगंबर मोहम्मद ये कह रहे थे केवल एक ही अल्लाह है, उसी की इबादत करनी है, लेकिन यहाँ के अपने अपने देवी देवता थे, सब बहुत देववादी समाज था। तो खास करके यहाँ के बहुत देववादी लोगों ने इनका विरोध किया है, और इस वजह से इन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा है। और ये लोग 622 ईस्वी में अपने समर्थकों के साथ पैगंबर मोहम्मद मदीना जाने के लिए मजबूर हुए हैं। तो मदीना के लिए जो इनकी यात्रा है, यात्रा जिसे हिजरा बोला जाता है, हिजरा, तो पैगंबर मोहम्मद की इस यात्रा हिजरा से इस्लाम के एक नए इतिहास का मोड़ आया है, एक इतिहास में नया मोड़ आया है। और जिस वर्ष उनका आगमन मदीना में हुआ है उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की स्टार्टिंग हुई है। तो यहां पर आपने 5वां पॉइंट लिख लिया है, और 5वें के 2 सब पॉइंट आपने लिख लिए हैं। अब 6ठा सब पॉइंट आप लिखेंगे। यहां पर आप लिखेंगे नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए। इससे पहले थोड़ा एक लाइन और लगा देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि भौ देववादी अरबों ने नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा था। इसी में सब पॉइंट, सन 622 में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये आपने 6वें का पहला सब पॉइंट नोट डाउन कर लिया होगा। 6वें का सेकंड सब पॉइंट अब आप लोग नोट डाउन करेंगे। जिस वर्ष उनका आगमन मदीना में हुआ उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की स्टार्टिंग हुई। देखिए यहां पर यात्रा जो शब्द है यानी मदीना कूच करके जाना पड़ा, तो यात्रा को हिजरा बोला जाता है। उसी वर्ष से हिजरी स्टार्ट हो गई है, हिजरी सन स्टार्ट हो गई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 612 में इन्होंने नए धर्म को स्टार्ट किया है, और 612 में कहां पर स्टार्ट किया, मक्का में स्टार्ट किया है। लेकिन मक्का में चूंकि वहां के जो अरबवासी थे उन लोगों ने इनका विरोध किया है, इस विरोध के चलते इन्हें मक्का से मदीना की ओर जाना पड़ा है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी और आपने नोट डाउन भी कर लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इस्लामी कैलेंडर के बारे में कुछ चीजें और भी बताई गई हैं। जैसे यहां बताया गया है हिजरी सन की स्थापना जो थी उमर की खिलाफत के समय की गई थी, और इसका पहला वर्ष जो है 622 ईस्वी में पड़ता था। हिजरी सन की तारीख को जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो वर्ष के बाद AH लगाया जाता है। हिजरी वर्ष चंद्र वर्ष है, इसमें 354 दिन यानी 354 दिन 29 अथवा 30 दिनों के 12 महीने होते हैं। हिजरी वर्ष जो होता है वो सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है, और इसी वजह से इसका कोई भी जो त्यौहार है यानी इस्लाम का कोई भी धार्मिक त्यौहार है इसमें रमजान या रोजे या ईद और हज जो शामिल है ये मौसम के अनुरूप नहीं होते हैं, क्योंकि ये चंद्र कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जबकि हमारे भारत में या दुनिया के अन्य देशों में सौर कैलेंडर फॉलो किया जाता है। ये अंतर है इनमें और हम लोगों में। तो यहां पर आप लोग इस्लामी कैलेंडर की जो हेडिंग है इसे डाल दीजिए नोट के रूप में, नोट करके इस्लामी कैलेंडर। इसी में यहां पर हिजरी सन की स्थापना उमर की खिलाफत के समय की गई थी, जिसका पहला वर्ष 622 ईस्वी में पड़ता है। हिजरी सन की तारीख को जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो वर्ष के बाद AH लगाया जाता है। हिजरी वर्ष चंद्र वर्ष है,
अतः हिजरी का कोई भी धार्मिक त्यौहार जिसमें रमजान के रोजे, ईद और हज शामिल है, मौसम के अनुरूप नहीं होता है, क्योंकि चंद्र वर्ष जो है सौर वर्ष से कम होता है। तो इस वजह से इनके कोई भी त्यौहार जो है वो मौसम के अनुरूप या कह सकते हैं महीनों के अनुरूप नहीं होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे कुछ चीजें और जिक्र की गई हैं कि किसी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जिंदा रहने पर निर्भर करता है। यानी जितने ज्यादा लोग उस पर विश्वास करेंगे उतना ही ज्यादा धर्म लंबे समय तक बना रहेगा। तो जरूरी यह था कुछ ऐसी संस्थाओं का गठन किया जाए जिससे कि उससे और ज्यादा लोग जुड़ सकें और ज्यादा उनमें धार्मिक भावना या धार्मिक विश्वास पनप सके। तो पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की जिसने उनके अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की। और बताया गया है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने उम्मा को एक बड़े समुदाय के रूप में बदल दिया है ताकि मदीना के बौद्ध देववादियों और यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाया जा सके। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने उम्मा यानी आस्तिक जो कि इस्लाम में विश्वास करने वाले लोग थे, इस्लाम को मानने वाले लोग थे, इसको एक बड़े समुदाय में बदला है ताकि मदीना में जो बौद्ध देववादी अरब लोग हैं या फिर वहां पर जो यहूदी लोग रह रहे हैं तो वो भी पैगंबर मोहम्मद के फॉलोअर बन सकें। इसलिए ऐसा किया गया है। यहां पे बताया गया कि मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व और इसके अलावा खैरात यानी कर, इसको जकात बोला जाता है, इससे जीवित रहा। तो देखिए छठवें का आपने सेकंड सब पॉइंट लिख लिया है, छठवें का आपने यहां पर सेकंड सब पॉइंट लिख लिया। अब सातवां पॉइंट आप यहां पर लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अलग से ही सातवां पॉइंट आप लिखेंगे, मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व और इसके अलावा खैरात कर यानी जकात से जीवित रहा। इसके अलावा मुस्लिम मक्का के काफिलों और जो वहां के नखलिस्तान थे, निकट के नखलिस्तान थे, इन पर भी छापे मारते थे। और छापे मारने का उद्देश्य यही होता था कि ज्यादा से ज्यादा धन संग्रह किया जा सके। इस वजह से ऐसा ये काम करते थे। तो ये जो धावे बोलते थे, इन धावों से मक्का के लोगों में प्रतिक्रिया हुई और मदीना के यहूदियों के साथ इनकी दरार उत्पन्न हुई। इसका परिणाम ये हुआ कि बाद में एक लड़ाई भी हुई है और लड़ाई के उपरांत मक्का को जीत लिया गया है। ऐसे करके पैगंबर मोहम्मद की जो प्रतिष्ठा है वो दूर दूर तक फैल गई है। पैगंबर मोहम्मद ने उस समय अब माना है कि अब समुदाय की सत्ता के लिए धर्मांतरण को एकमात्र कसौटी माना है। पैगंबर ने अब ये कहा है कि समुदाय की सत्ता तभी मिलेगी जब आप लोग धर्मांतरण करेंगे, और इसी को इन्होंने एकमात्र कसौटी माना है। यहां बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद की उपलब्धियों से प्रभावित होकर बहुत से कबीलों, अधिकांशतः बद्दुओं ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया और इस समाज में शामिल हो गए। बद्दू का मतलब वही था जो खानाबदोश टाइप की कबीले थे, वो इसमें शामिल हो गए इनके प्रभाव से। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके पूरा अरब जो देश है, अरब प्रायद्वीप है, वो इस्लाम के प्रभाव में आ गया है। तो यहां पर आपने सातवां पॉइंट आपने लिख लिया है। सातवें का पहला सब पॉइंट आप लिखेंगे, इसके अलावा मुसलमान मक्का के काफिलों और निकट के नखलिस्तानों पर छापे भी मारते थे। इसी में आगे लिखेंगे, बाद में मक्का को जीत लिया गया है। बाद में मक्का को जीत लिया गया है। अब मदीना उभरते हुए इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी और मक्का उसका धार्मिक केंद्र बन गया। तो ऐसे करके आप समझ जाएंगे एक ही लाइन में कि जो मक्का से ये लोग निर्वासित हो गए थे, मक्का को छोड़ आए थे, तो बाद के समय में जब इनके धावे बढ़ते चले गए हैं तो एक ऐसा समय आया है जब इन्होंने मक्का को फिर से जीत लिया है। तो ऐसे करके मक्का जो है अब इनका धार्मिक केंद्र बन गया है और मदीना उभरते हुए इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी बन गई है। तो ये बात आपने सातवें के पहले सब पॉइंट में नोट डाउन कर ली है। अब सातवें के सेकंड सब पॉइंट में आप लिखेंगे। अब देखिए बाद में क्या होता है, जब इस्लाम का प्रभाव बढ़ता चला गया है और ये फिर से इन्होंने मक्का को अपने अधीन कर लिया है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने काबा से बुतों को हटा दिया गया था, क्योंकि मुस्लिमों के लिए जरूरी था कि वे उस स्थल की ओर मुंह करके इबादत करें। इसलिए काबा से इन्होंने अब बुतों को यानी प्रतिमाओं को हटा दिया है। तो ऐसे करके आप यहां पर देखेंगे कि प्रारंभिक इस्लामी राज्य व्यवस्था जो थी काफी लंबे समय तक अरब कबीलों और कुलों का संघ, राज्य संघ बनी रही है। तो देखिए यहां पर आपने सातवें का पहला सब पॉइंट लिख लिया है। सातवें का सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे अब यहां पर,
अब काबा से बुतों को हटा दिया गया था, क्योंकि मुस्लिमों के लिए जरूरी था कि वे उस स्थल की ओर मुंह करके इबादत करें। तो ऐसे करके आपने पैगंबर मोहम्मद के टाइम तक क्या क्या घटनाक्रम घटित हुआ है, क्या क्या परिवर्तन आया है, वो सब चीजें आपने यहां पर देख ली हैं। अब देखिए, ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है कि कैसे लोग कन्वर्ट हुए हैं, कैसे लोगों ने धर्मांतरण किया है। तो स्वाभाविक बात है, जैसे जैसे किसी व्यक्ति की ख्याति बढ़ती जाती है, लोग उससे प्रभावित होते जाते हैं और लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो एक स्वाभाविक बात है, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगली हेडिंग है आपकी खलीफाओं का शासन, विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण। देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके उत्तराधिकार को लेकर जो संघर्ष चला है और उसके उपरांत इस्लाम में जो विभाजन हुआ है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सन 632 में पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। देखिए, वो इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि इस्लामी परंपरा के अनुसार पैगंबर मोहम्मद अल्लाह द्वारा भेजे गए अंतिम रसूल माने जाते हैं, यानी कि पैगंबर मोहम्मद के बाद कोई अन्य पैगंबर अब नहीं होगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये था। इस वजह से कोई व्यक्ति अपने आप को पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। इसके परिणाम स्वरूप उनकी जो राजनीतिक सत्ता है, ये उत्तराधिकार के किसी सुस्थापित सिद्धांत के अभाव में उम्मा को, यानी कि आस्तिकों के समूह को अंतरित कर दी गई है। उसी समय यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इससे क्या हुआ है, इससे मुसलमानों में गहरे मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। और यहाँ पर एक परिवर्तन ये भी हुआ है कि इसी समय खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ है, जिसमें समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधि बन गया है, यानी खलीफा बन गया है। तो प्रतिनिधि का मतलब आप जानते होंगे। प्रतिनिधि का मतलब आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे क्लास में जब कोई अध्यापक क्लास से बाहर जाता है तो किसी बच्चे को क्लास में अपॉइंट कर जाता है ताकि वो बच्चा क्लास के अन्य बच्चों की गतिविधियों को निगरानी कर सके। और जब वो टीचर वापस आता है तो वो बच्चा उन्हें बताता है कि क्लास में किस बच्चे ने क्या शैतानी की है। तो ये जो बच्चा जो कि क्लास का टीचर अपॉइंट करके यहाँ पर गया, ये उसका प्रतिनिधि है। तो प्रतिनिधि का मतलब यहाँ पर वही है। तो ऐसे करके यहाँ पर समुदाय का नेता जो था वो पैगंबर का प्रतिनिधि बन गया है। खिलाफत के दो मुख्य उद्देश्य ये थे, एक तो कबीलों पर नियंत्रण कायम करना था जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था, और दूसरा ये था कि राज्य के लिए संसाधन जुटाना था। क्योंकि अब विशाल राज्य जो है वो इस्लाम के दायरे में आ गया है, इस्लाम के अधीन हो गया है। मोस्टली बाकी जो पॉपुलेशन है उसने इस्लाम को स्वीकार कर लिया है। तो अब जरूरी ये था कि राज्य के लिए संसाधन जुटाए जाए, तभी तो इस्लाम लंबे समय तक कायम रह पाएगा। तो ये भी एक जिम्मेदारी थी। तो यहां पर अब आपका 8वां पॉइंट आएगा। 8वें पॉइंट में आप लिखेंगे सन 632 में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया। इसके परिणाम स्वरूप उनकी राजनीतिक सत्ता उत्तराधिकार के किसी सुस्थापित सिद्धांत के अभाव में उम्मा को अंतरित कर दी गई। इसी में सब पॉइंट इस प्रकार खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ, जिसमें समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधि यानी खलीफा बन गया। यह 8वें का पहला सब पॉइंट है। 8वें का सेकंड सब पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे, खिलाफत के दो प्रमुख उद्देश्य थे, एक तो कबीलों पर नियंत्रण कायम करना जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था, और दूसरा राज्य के लिए संसाधन जुटाना। तो ऐसे करके आपने 8 के 2 सब पॉइंट नोट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है, पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफाओं की जो लिस्ट है उसमें पहले खलीफा कौन है, बाद खलीफा कौन है, वो सब आप देखेंगे। तो देखिए पैगंबर मोहम्मद के देहावसान के बाद कुछ कबीलों ने तो उम्मा के नमूने पर स्वयं अपने समाजों की स्थापना करने के लिए अपने स्वयं के पैगंबर बना लिए। कुछ लोगों ने तो ये भी किया, कुछ कबीलों ने। अब यहाँ पे बताया गया है कि भाई पहले खलीफा जो है, क्योंकि खिलाफत की संस्था का गठन हो गया है और यहाँ पर जो नेता है यानी कि यहाँ पर जो समुदाय का नेता है ये पैगंबर का प्रतिनिधि बन गया है। तो यहाँ पर पहले खलीफा जो हुए हैं वो अबू बकर हुए हैं। तो पहले खलीफा अबू बकर ने अनेक अभियानों द्वारा विद्रोहों का दमन किया है। इसके बाद दूसरे खलीफा जो हुए हैं उमर, तो उमर ने उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति को रूप प्रदान किया है। तो ऐसे करके यहाँ पर आप देखेंगे धीरे धीरे करके जो इनके बाद खलीफा हुए हैं उन खलीफा ने क्या क्या काम किया है वो सब यहाँ पर आप देखेंगे।
तो यहां पर अब आपका 8वां पॉइंट, 8वें का पहला पॉइंट लिख लिया, दूसरा पॉइंट आपने लिख लिया। अब आपका 9वां पॉइंट यहां पर आएगा। 9वें पॉइंट में आप लिखेंगे पहले खलीफा अबू बकर ने अनेक अभियानों द्वारा विद्रोहों का दमन किया। इसी में सेकंड सब पॉइंट, 9वें का पहला सब पॉइंट, दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति को रूप प्रदान किया। यह आपका 9वें का पहला सब पॉइंट हो गया। अब देखिए यहां पर बताया गया है कि खलीफाओं ने कैसे राज्य का विस्तार किया, राज्य पर नियंत्रण किया, यह सब बताया गया है। तो यहां पर बताया गया है अभियानों के रूप में मारे जाने वाले छापों से लूट की भारी धनराशि यानी गनीमा प्राप्त की जा सकती है। खलीफा और उसके सेनापतियों ने पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य यानी वही कॉन्स्टेंटाइन ने जो कुस्तुनतुनिया साम्राज्य की नींव रखी थी वही बाइजेंटाइन साम्राज्य है, और पूर्वी ससानी साम्राज्य के इलाकों को जीतने के लिए अपने कबीलों की शक्ति जुटाई है। अब देखिए यहां पर बताया गया कि बाइजेंटाइन जो साम्राज्य था वो ईसाई मत को बढ़ावा देता था, और ससानी साम्राज्य ईरान के प्राचीन धर्म जरथुस्त्र धर्म को संरक्षण प्रदान करता था। तो अरबों ने जब इन पर आक्रमण किया है तो उसके बाद यहाँ पे परिवर्तन देखे गए हैं। तो अरबों के आक्रमण के समय इन दो साम्राज्यों की शक्ति में धार्मिक संघर्षों और अभिजात वर्गों के विद्रोहों के कारण गिरावट आ चुकी है, और इसी वजह से अरबों ने इन्हें अपने अधीन कर लिया है। तो यहाँ पे बताया गया कि 3 सफल अभियान हुए हैं। तो 3 सफल अभियानों में अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ला दिया। ये 633 से लेकर 642 में अभियान हुए हैं। तो इसके जरिए इन्होंने इसको यानी ये इन इलाकों को इस अरब के अधीन ला दिया है। तो देखिए यहां पर अब आप क्या करेंगे, आपने 9वें का पहला सब पॉइंट लिखा है, 9वें का पहले सब पॉइंट पर 9वें का सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें लिखेंगे आप 3 सफल अभियानों में अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ला दिया। यह आपने लिख लिया होगा। अब आपके सामने इस्लामी साम्राज्य के विस्तार का मैप दिया हुआ है। यहां पर ग्रीन में मोहम्मद के अधीन इस्लाम का प्रसार बताया गया है। आप देख पा रहे हैं मोहम्मद के अधीन इस्लाम अरब प्रायद्वीप में ही केवल फैला हुआ था, अरब प्रायद्वीप के ही कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। लेकिन बाद में जब खिलाफत की संस्था बनी है, जब खलीफा हुए हैं, तो उन खलीफाओं ने इसका विस्तार किया है। और ऐसे आपको देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर यानी कि मिस्र से लेकर इस साइड में यानी कि ईरान तक, यानी कि आप बुखारा, समरकंद और इधर अफगानिस्तान भी इसकी जद में आ गया है। यानी काफ़ी ज़्यादा विस्तार कर दिया है, यानी अरब के इस्लाम का इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विस्तार कर दिया है। तो ये मैप में यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा है, ये तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिख लिया है, 9वें का सेकंड सब पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया है। आगे बताया गया है कि सामरिक नीति, धार्मिक जोश और विरोधियों की कमजोरियों ने अरबों की सफलता में योगदान दिया। सबसे बड़ा कारण तो ये था। आगे बताया गया तीसरा खलीफा जो है, तीसरे खलीफा उस्मान ने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए अभियान चलाए। यानी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने अभियान मध्य एशिया तक बढ़ाए हैं ताकि और ज़्यादा क्षेत्र जो है इस्लाम के अधीन आ सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 1 दशक के अंदर अरब इस्लामी राज्य में नील और ऑक्सस के बीच के विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया है, और ये इलाके आज तक मुस्लिम शासन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपने 9वें का पहला सब पॉइंट, 9वें का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया है, और 9वें का थर्ड सब पॉइंट आप नोट करेंगे। 9वें का थर्ड सब पॉइंट इसमें लिखेंगे तीसरे खलीफा उस्मान ने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए अभियान चलाए। यह आपका 9वें का तीसरा सब पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बताया गया है कि जीते गए सभी प्रांतों में खलीफाओं ने नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया, जिसके अध्यक्ष गवर्नर यानी अमीर और कबीलों के मुखिया यानी अशरफ थे। केंद्रीय राजकोष जो था, इनका अपना राजस्व मुसलमानों द्वारा जो कर अदा किया जाता था उससे, इसके अलावा जो ये धाबे बोलते थे, तो उस लूट में मिलने वाला जो भी सामान होता था उससे ये केंद्रीय राजकोष अपना हिस्सा प्राप्त करता था। खलीफा के सैनिक, जिसमें अधिकतर बेदविन थे, बेदविन का मतलब वही जो खानाबदोश लोग थे, वो शामिल थे इसमें। शासक वर्ग और सैनिकों को लूट में हिस्सा मिलता था और मासिक अदायगियां प्राप्त होती थी, यानी मंथली उन्हें सैलरी भी मिलती थी।
गैर मुस्लिम लोग जो थे यहाँ पर, तो इनके द्वारा करों के रूप में खराज और जिजिया अदा किया जाता था और उन्हें कर अदा करने पर उनकी संपत्ति का और उनके धार्मिक कार्यों को संपन्न करने का उनका अधिकार बना रहता था। ये बात भी यहाँ बताई गई है। तो यहाँ पर अब आप लोग 10वां पॉइंट अब आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, जीते गए सभी प्रांतों में खलीफाओं ने नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया जिसके अध्यक्ष गवर्नर और कबीलों के मुखिया थे। अगला सब पॉइंट, केंद्रीय राजकोष अपना राजस्व मुस्लिम और गैर मुस्लिम द्वारा अदा किए जाने वाले करों से, इसके अलावा धावों से मिलने वाली लूट्स में अपने हिस्से से प्राप्त करता था। यहां तक बात आपने लिख ली होगी। 10वें का पहला सब पॉइंट। 10वें का सेकंड सब पॉइंट अब आप लिखेंगे, शासक वर्ग और सैनिकों को लूट में हिस्सा मिलता था और मासिक अदायगियां यानी कि ये प्राप्त होती थी। इसी में थर्ड सब पॉइंट आप लिखेंगे, यहूदी और ईसाई राज्य के संरक्षित लोग घोषित किए गए और उन्हें काफी अधिक स्वायत्तता दी गई थी। तो ऐसे करके बात स्पष्ट हो गई कि जो कर था वो गैर मुस्लिमों पर ही नहीं बल्कि मुसलमानों से भी लिया जाता था। तो यहां तक आपने 10वां पॉइंट पूरा लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बताया गया है कि राजनीतिक विस्तार और एकीकरण का कार्य अरब कबीले सरलता से नहीं कर पाए। राज क्षेत्र के विस्तार से संसाधनों और पदों के वितरण के बारे में पैदा हुए झगड़े उम्मा की एकता के लिए खतरा बन गए। प्रारंभिक जो इस्लामी राज्य है इसके शासन में मक्का के कुरैश लोगों का ही बोलबाला था। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद भी कुरैश कबीले से आते थे तो शुरुआती जो खलीफा हुए हैं वो कुरैश वंश से ही आए हैं। तीसरा खलीफा उस्मान, ये भी एक कुरैश था और उसने अधिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रशासन को अपने ही आदमियों से भर दिया। तो ऐसे करके क्या हुआ है, ऐसे करके फिर परिणाम स्वरूप अन्य कबीलों के साथ उसका झगड़ा हुआ है और जब विरोध ज्यादा हुआ है तो विरोध उत्पन्न हो जाने के परिणाम स्वरूप उस्मान की हत्या कर दी गई है और उस्मान की मृत्यु के बाद अली को चौथा खलीफा नियुक्त किया गया है। तो देखिए यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 11वां पॉइंट लिखेंगे। 11वां पॉइंट आप लिखेंगे। 11वें पॉइंट में लिखेंगे, उस्मान की हत्या के बाद अली को चौथा खलीफा नियुक्त किया गया। यानी उस्मान की हत्या के बाद अली को जो है चौथा खलीफा नियुक्त किया गया है। तो देखिए पहले के 3 खलीफा तो जो कुरैश कबीले से ही आते थे, तो अली जो थे वो कुरैश से नहीं आते थे। तो 3 की तो इन्होंने स्पष्ट लिखाई है यहां पर कि तीसरा खलीफा उस्मान भी एक कुरैश था। तो यहां पर चूंकि उस्मान की हत्या इसी वजह से हुई थी क्योंकि उसने अपने प्रशासन में कुरैश यानी अपने ही आदमियों को भरा था, इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई थी। तो यहां पर आपने 11वां पॉइंट लिख लिया होगा। अब देखिए आगे बताया गया है अली के बारे में। अली द्वारा उन लोगों के खिलाफ जो मक्का के अभिजात तंत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, 2 युद्ध लड़े जाने के बाद मुसलमानों में दरार और गहरी हो गई। यानी अली ने क्या किया है, अली ने मक्का के जो अभिजात वर्ग के लोग थे उन्हीं के खिलाफ 2 युद्ध लड़े हैं। इसकी वजह से मक्का के जो मुसलमान हैं वो इससे नाराज हो गए हैं। तो अली ने अपना जो पहला युद्ध है, तो पहला युद्ध कहाँ लड़ा है, यहाँ बताया गया अली ने अपने आप को कुफा एक जगह का नाम है, यानी अली ने अपने आप को कुफा में स्थापित कर लिया है और मोहम्मद की पत्नी आयशा के नेतृत्व वाली सेना को ऊंट की लड़ाई में पराजित कर दिया है। यह तो इसका पहला युद्ध है। इसका दूसरा युद्ध जो है जो सिफ्फिन यानी उत्तरी मेसोपोटामिया में हुआ है और इस संधि के रूप में समाप्त हुआ है। इसके बाद इसके अनुयायी 2 धड़ों में डिवाइड हो गए हैं, जिसमें से कुछ इसके वफादार बने रहे हैं और अन्य जो है इसका साथ छोड़कर चले गए हैं, जिन्हें खरजी कहा गया है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक खरजी के द्वारा कुफा में एक मस्जिद में अली की हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद यहाँ पर मुआविया नाम का एक व्यक्ति अपने आप को खलीफा घोषित कर देता है और ऐसे करके यहाँ पर उमैयद वंश की स्थापना हो जाती है जो कि 750 ईस्वी तक चलता रहता है। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, आपने 11वां पॉइंट लिख लिया है। अब 11वें का पहला सब पॉइंट आप लिखेंगे, अली द्वारा ब्रैकेट में 656 से 61 अली द्वारा मक्का के अभिजात लोगों के खिलाफ
दो युद्ध लड़े जाने के बाद मुसलमानों में दरार और गहरी हो गई। ये 11वें का पहला सब पॉइंट है। इसके बाद 11वें का सेकंड सब पॉइंट आप यहां पर लिखेंगे। एक खरजी द्वारा कुफा में एक मस्जिद में अली की हत्या कर दी गई। ये 11वें का सेकंड सब पॉइंट है। देखिए, कहानी लिखने का हमारे लिए कोई ज्यादा औचित्य नहीं है। ये कहानी तो आपको मुंह भी याद रह सकती है। अब देखिए, यहां पर आप 12वां पॉइंट अब आप डालेंगे। 12वें पॉइंट में आप लिखेंगे मुआविया एक पृथक व्यक्ति है। मुआविया ने 661 में अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया और उमैयद वंश की स्थापना की, जो 750 तक चलता रहा। तो आपने यहां पर देख लिया कि प्रारंभिक जो 4 खलीफा हुए हैं, इसके बाद 5वां जो खलीफा हुआ है उसने उमैयद वंश की स्थापना की है। अब हम लोग यहीं पर शिया और सुन्नी विवाद के बारे में भी देखेंगे, ताकि आगे कहीं भी जब भी ये नाम आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि शिया और सुन्नी कहां से आ गए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिया और सुन्नी जो है वो आज भी इस्लाम में 2 पंथ के रूप में स्थापित हो गए हैं। एक शिया पंथ है और दूसरा सुन्नी पंथ है। तो सुन्नी पंथ जो है इस्लाम में ये बहुसंख्यक है और शिया जो है ये अल्पसंख्यक पंथ है। तो ये कहां से निकल कर आए, इनके निकलने के पीछे की वजह क्या थी, वो सब चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। हालांकि आपके चैप्टर में इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है। चैप्टर में तो इनके नाम यूज किए गए हैं, ज़्यादा नहीं बताया गया है। इसी वजह से मुझे यहाँ पर कहानी ये बतानी पड़ रही है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर एक असमंजस की स्थिति क्रिएट हो गई कि अब उनका उत्तराधिकार कौन संभालेगा। तो वहीं पर क्या होता है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुरुआत के 4 खलीफा हुए हैं। पहले अबू बकर, उसके बाद उमर, तीसरे जो हुए उस्मान हुए हैं और चौथे जो हुए वो अली हुए हैं। तो जब वहां पर उत्तराधिकार को लेकर असमंजस की स्थिति क्रिएट हो गई है, उसी समय खिलाफत की संस्था भी बन गई है। अब खलीफा कैसे बनाया जाए, तो खलीफा के नाम को लेकर 2 नाम सामने आए हैं। एक तो नाम आया है अली का नाम सामने आया है और दूसरा नाम आया है अबू बकर का नाम सामने आया है। अब देखिए, कुछ लोग जो अली के समर्थक थे उनका कहना यह था कि अली जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और उनके दामाद भी हैं, तो अली को उनका वारिस बनाया जाए। वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो अबू बकर का समर्थन कर रहे थे। तो अबू बकर के समर्थन करने वाले लोगों ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने जीते जी ऐसा कभी नहीं बोला है कि अली को उनका वारिस बनाया जाए। उन्होंने केवल इतना कहा है कि अली का ध्यान रखा जाए। तो कुछ लोगों ने क्या है, अबू बकर का नाम आगे कर दिया है। हालांकि फाइनली क्या होता है, फाइनली आप जानते हैं अबू बकर ही खलीफा बनते हैं। लेकिन उस समय जो लोग अली के समर्थक थे, यानी अली का समर्थन करने वाले व्यक्ति थे, वो शिया कहलाए, और जो लोग अबू बकर के समर्थन में थे वो सुन्नी कहलाए हैं। हालांकि आप लोग जानते हैं चौथे खलीफा के रूप में अली भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये शिया सुन्नी वाला जो गुट है, ये गुटबंदी खत्म नहीं हुई और आज तक आपको इस्लाम में 2 पंथ देखने को मिल रहे हैं जो कि शिया और सुन्नी के रूप में है। तो इस विवाद की कहानी ये है, बस इतनी सी इसकी कहानी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे यहां पर उमैयद और राजतंत्र का विकेंद्रीकरण बताया गया है। हालांकि आपको यहां पर ये हेडिंग नहीं डालनी है, क्योंकि हम लोग जो कुछ अब नोट डाउन करेंगे वो 12वें पॉइंट हमने ऊपर लिखवाया था, जिसमें मुआविया ने 661 में अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया था और उमैयद वंश की स्थापना की। तो इसी में हम लोग आगे के पॉइंट लिखेंगे। तो ये आपका 12वां पॉइंट था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर उमैयद वंश के बारे में बताया गया है कि पहले उमैयद खलीफा मुआविया ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया है और फिर बाइजेंटाइन साम्राज्य की जो राजदरबारी रस्में हैं, प्रशासनिक संस्थाएं हैं, इसको उसने अपना लिया है। इसने एक काम और किया है, इसने वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा भी प्रारंभ कर दी है। यानी अब जो उत्तराधिकारी होगा वो पिता के बाद उसका पुत्र होगा। तो इसने वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा प्रारंभ की है और प्रमुख मुसलमानों को मना लिया है कि वे उसके पुत्र को उसका वारिस स्वीकार करें, और ये परंपरा आगे भी जारी रही है। इसके बाद आने वाले खलीफाओं ने भी ये नवीन परिवर्तन अपना लिया है। इसके फलस्वरूप उमैयद वंश जो है 90 वर्ष तक चलता रहा है और इसके बाद अब्बासी जो आए हैं वो 2 शताब्दियों तक सत्ता में बने रहे हैं। यानी इसी परंपरा के आधार पर वो 2 शताब्दियों तक बने रहे हैं। तो ये बात यहाँ बताई गई है। तो यहाँ पर आप
पहला सब पॉइंट आप लिखेंगे, बारह का पहला सब पॉइंट, उमैयद खलीफा मुआविया ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। सेकंड सब पॉइंट, उसने वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा भी प्रारंभ की। ये आपके दो सब पॉइंट हो गए, बारह का पहला सब पॉइंट और बारह का दूसरा सब पॉइंट। अब देखिए, उमैयद राज्य के बारे में बताया गया कि उमैयद जो राज्य है ये सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, बल्कि यह शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। क्योंकि जो अरब का राज्य था वो क्या था, उसमें आप देखेंगे अरब का जो राज्य बना हुआ था उसमें उम्मा का रोल ज़्यादा था। उम्मा का मतलब वही है, आस्तिकों का जो समूह है, जो कबीले जो कि इस्लाम का समर्थन करते थे, उनसे बना हुआ राज्य था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो शासन कला है वो सैनिकों की वफादारी पर है, यानी सैनिकों को यहाँ पर रखा गया है, उसके आधार पर चल रहा है शासन। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। प्रशासन में ईसाई सलाहकार और इसके अलावा जरतुस्त्र, लिपिक और अधिकारी भी शामिल थे। ये भी आदमी यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पर अब आप लोग, यानी आपने 12वें का पहला पॉइंट, 12वें का दूसरा सब पॉइंट आपने लिख लिया है। यहाँ पर आप अगला सब पॉइंट आप लिखेंगे, यहाँ पर इसमें 12 का थर्ड सब पॉइंट आप लिखेंगे, उमैयद राज्य सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, बल्कि वह शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। ये आपने 12 का थर्ड सब पॉइंट लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उमैयद जो है लगातार एकता का अनुरोध करते रहे हैं। हालांकि जो इनके खिलाफ जो विद्रोह हुए हैं उनको ये इस्लाम के नाम पर दबाते भी रहे हैं। इन्होंने अपनी जो अरबी सामाजिक पहचान है ये भी बनाए रखी है, यानी इन्होंने खोई नहीं है बल्कि बनाए रखी है। इन्होंने प्रशासन की जो भाषा है इसको अरबी ही रखा है, भाषा चेंज नहीं की है, और इस्लामी सिक्कों को जारी करना भी इन्होंने जारी रखा है। तो मुआविया के बाद इनके अगले उत्तराधिकारी जो आए हैं, अब्द अल मलिक, जो कि उमैयद वंश से ही संबंधित थे, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आपने 12 का थर्ड सब पॉइंट लिख लिया है और 12 का चौथा सब पॉइंट आप लिखेंगे। यहाँ पर चौथा सब पॉइंट आप लिखेंगे, उन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी। उनमें अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाना और इस्लामी सिक्कों को जारी करना शामिल था। ये चौथे सब पॉइंट में ही चीजें आ जाएंगी। उन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी, उनमें अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाना और इस्लामी सिक्कों को जारी करना शामिल था। हालांकि बताया गया है कि जो इनके सिक्के जो उन्होंने जारी किए थे वो सिक्के इन्होंने रोमन साम्राज्य और जो ईरानी सिक्के हैं, ससानी साम्राज्य के सिक्के हैं, उनसे प्रेरित होकर ही चलाए थे। हालांकि दिखाया भी गया है कि जो बाइजेंटी साम्राज्य के सिक्के हैं और इनके सिक्कों में डिफरेंस क्या है। देखिए, ये सिक्का जो है बाइजेंटाइन का सोने का बना सिक्का है, जिसमें सम्राट हेराक्लीस और उसके दो पुत्रों को दिखाया गया है। अब देखिए, इनके जो उमैयद वंश के उत्तराधिकारी हैं अब्द अल मलिक, इनके द्वारा इसमें क्या परिवर्तन किया गया, सिक्का वही है, वही सब चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, एक तो इसमें भाषा लिखवा दी है और बीच में अपना चित्र भी यानी तस्वीर भी उकेरवाई है। ये चीज़ यहाँ पर हुई है। बाद के बाद इनके बाद के जो इनके उत्तराधिकारी आए हैं, उन उत्तराधिकारियों ने क्या परिवर्तन किया है, उनके उत्तराधिकारियों ने ये बीच में जो आकृति थी ये गायब कर दी है और केवल यहाँ पर क्या है, शब्द रह गए हैं। यानी यहाँ पर लिखा गया है अल्लाह के सिवाय कोई अन्य खुदा नहीं है और अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। यहाँ पर इन्होंने ये लिखवाया है। तो देखिए, 12वें का आपने चौथा सब पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में नोट करके आप लिखेंगे, नोट करके, उमैयद वंश के अब्द अल मलिक ने जेरूसलम में डोम ऑफ द रॉक बनवाया। यानी कि आप लिखेंगे नोट में, उमैयद वंश के अब्द अल मलिक ने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाकर अरब इस्लामी पहचान के विकास में एक अत्यंत प्रशंसनीय योगदान दिया। पूरा ही लिख लीजिए तो बेटर रहेगा। तो ऐसे करके आपने ये डोम किसने बनवाया है ये भी आपको पता चल गया। डोम ऑफ द रॉक ये बनवाया है अब्द अल मलिक ने, जो कि उमैयद वंश से संबंधित थे। अगली हेडिंग है अब आपकी अब्बासी क्रांति। देखिए, उमैयदों के पास अब्बासी आए हैं
दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमैयद वंश को उखाड़ फेंका है। 750 में इस वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली है, जो कि मक्का के ही थे। अब्बासियों ने क्या किया है, अब्बासियों ने उमैयद वंश को दुष्ट बताया है और अब्बासियों ने कहा है कि वो लोग पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे क्रांति नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर वंश का भी परिवर्तन हुआ है और इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भी यहाँ पे बदलाव आया है। तो यहाँ पर आप 13वां पॉइंट नोट करेंगे और 13वां पॉइंट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये बताया गया है कि अब्बासियों का विद्रोह कहाँ पर आरंभ हुआ है। अब्बासियों का विद्रोह जो है खुरासान में, यानी पूर्वी ईरान के बहुत दूर स्थित क्षेत्र में प्रारंभ हुआ और ये क्षेत्र इतनी दूर था कि इस क्षेत्र में दमिश्क से तेज दौड़ने वाले घोड़े से भी 20 दिन में पहुंचा जा सकता था। यानी कहने का मतलब ये है कि जो उमैयद की राजधानी है वहां से ये विद्रोह काफी दूरी पर हुआ है, जिसकी वजह से उमैयद शासक इसको दबा नहीं सके हैं। और एक कारण यहाँ पर और भी बताया गया है, जो ये जगह है खुरासान के पास वाली ये जगह है, यहाँ पर अरबी और ईरानियों की मिलीजुली आबादी थी और ये लोग जो थे, ये लोग उमैयद वंश के शासन से नाराज थे, क्योंकि उमैयद वंश के शासन में मोस्टली जो सैनिक थे वो सीरियाई थे, जबकि यहाँ के जो सैनिक थे वो अधिकांशतः इराक से आए थे और ये लोग सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। इसके अलावा जो खुरासान के अरब नागरिक थे वो भी उमैयद को लाइक नहीं करते थे। उसका रीजन ये था कि उसने उन्हें करों में कोई रियायत नहीं दी थी और अपने वादे भी पूरे नहीं किए थे। तो ये कई कारण थे जिसकी वजह से अब्बासी आम जनता का समर्थन करने में आगे आ पाए हैं और ऐसे करके उमैयद को उखाड़ कर फेंक पाए हैं। तो ये सब कहानी है, तो कहानी यहाँ पर हमें लिखनी नहीं है, केवल मुझे सुनानी थी, वो आपने सुन ली है। अब देखिए अब्बासी कौन है, तो अब्बासियों के बारे में बताया गया। अब्बासियों ने, जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे, विभिन्न असहमत समूह का समर्थन प्राप्त कर लिया और यह वचन देकर कि पैगंबर के परिवार अहल अल बैत का कोई मसीहा उन्हें उमैयदों के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा। तो ऐसी बातें उन्होंने की और अपने प्रयत्नों को इसने उन्हें वैध ठहराया। यानी इन्होंने अपने आप को भी जो है पैगंबर मोहम्मद से जोड़ लिया है, जिसकी वजह से इन्हें अन्य कबीलों का समर्थन मिल गया है। इनकी सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया, जिसने अंतिम उमैयद खलीफा मारवान को जब नदी पर हुई लड़ाई में हराया। ये बात यहाँ पर बताई गई है। यानी इनकी जो अब्बासी हैं, तो अब्बासी सेना का नेतृत्व किसने किया, एक ईरानी गुलाम है जिसका नाम है अबू मलिक, इसने नेतृत्व किया है और इसने उमैयद खलीफा मारवान को, नदी का नाम है जब नदी, तो जब नदी पर हुई लड़ाई में हरा दिया है। यहाँ पे बताया गया कि अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई है, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व यहाँ पर बढ़ गया है। कहने को तो ये लोग अपने आप को कह रहे थे कि अरब वाला पुराना जो है मूल इस्लाम है उसकी पुनर्स्थापना करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये फिर भी अपनी जो ईरानी संस्कृति है उसका प्रभाव ये अपने आप से निकाल नहीं पाए हैं। अब्बासियों ने अपनी राजधानी प्राचीन ईरानी नगर टेसीफोन के खंडरों के निकट बगदाद में स्थापित की है। तो यहां पर अब आप लोग 13वां पॉइंट आपने लिख लिया है। अब 13वें का सब पॉइंट आप लिखेंगे। यहां पर आप लिखेंगे अब्बासी सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया, जिसने अंतिम उमैयद खलीफा मारवान को जब नदी का नाम है जब नदी पर हुई लड़ाई में हराया। ये 13वें का पहला सब पॉइंट है। 13वें का सेकंड सब पॉइंट अब आप लिखेंगे अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। ये इसका सेकंड सब पॉइंट है 13वें का। 13वें का थर्ड सब पॉइंट आप लिखेंगे अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित की। इसके अलावा इन्होंने प्रशासन में भी सुधार किए हैं। यहां बताया गया है कि इराक और खुरासान की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन गैर कबीलाई आधार पर किया है। यानी कहने का मतलब क्या है, कबीलाई आधार पर करते तो लोगों से पक्षपात का आरोप लगता कि भाई इन्होंने भाई भतीजावाद किया है। इन्होंने क्या कर दिया है, सेना का पुनर्गठन किया है और ये योग्यता के आधार पर कर दिया है। तो यहां पर अब आपने 13वें का थर्ड सब पॉइंट लिख लिया है। अब 13वें का चौथा सब पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें लिखेंगे अब्बासियों ने सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन गैर कबीलाई आधार पर किया।
यहाँ बताया गया है कि अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया है और इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया है। ये सब चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने साम्राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य के केंद्रीय स्वरूप को ही बनाए रखा है, क्योंकि ये इनकी मजबूरी भी थी। क्योंकि अब इस्लाम का विस्तार इतना ज़्यादा हो गया था कि अब इसे उम्मा नामक जो संस्था है, उम्मा नामक जो आस्तिकों का समूह है, उसके द्वारा इसे हैंडल नहीं किया जा सकता था। यहाँ पर इस इस्लाम के इतने बड़े समूह को हैंडल करने के लिए एक सशक्त केंद्र की जरूरत थी, एक सशक्त शासन की जरूरत थी। तो इसलिए इन्होंने सत्ता के केंद्रीय स्वरूप को अपनाए रखा है। उन्होंने उमैयदों के शानदार शाही वास्तुकला और राय दरबार के व्यापक समारोहों की परंपरा को भी बराबर कायम रखा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। जिस शासन को पहले इस बात पर गर्व था कि उसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया है, उसे ही राजतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थी कि ये भी समझ गए थे कि अब फिर से पूर्व स्थिति में नहीं लौट सकते हैं। यानी जिस समय की जैसी स्थिति पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद की थी, उस तरह की स्थिति में दोबारा नहीं लौट सकते हैं। इसलिए बेटर यही है कि जो राजशाही पद्धति है वही चलती रहे। तो यहाँ पर आपने चौथा सब पॉइंट लिख लिया है, 13 मई का चौथा सब पॉइंट लिख लिया है। 13 मई का 5वां सब पॉइंट अब आप लिखेंगे इसी में। उन्होंने सरकार और यहाँ पे लिख लेना 5वां पॉइंट, सरकार और साम्राज्य की जरूरतों ने उन्हें राज्य के केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए मजबूर किया। ये 5वां सब पॉइंट है। अब देखिए यहां पर एक वास्तुकला की दृष्टि से एक नमूना है, इसके बारे में लिख लेना आप। देखिए ये है दूसरी अब्बासी राजधानी समारा की अल मुतवक्किल की महान मस्जिद, और इसे 850 में बनाया गया। और ये ईंट की बनी हुई मीनार है जो कि 50 मीटर ऊंची है, ये जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो आप यहां पर क्या करेंगे, नोट के रूप में लिख लेंगे। नोट के रूप में आप लिखेंगे दूसरी अब्बासी राजधानी समारा की अल मुतवक्किल की महान मस्जिद को 850 में बनाया गया। इसकी ईंट की बनी हुई मीनार 50 मीटर ऊंची है। ये नोट करके आप लिख लेंगे। तो ऐसे करके आपको पता चल जाएगा कि जो अल मुतवक्किल की महान मस्जिद है ये कहां पर है। ये दूसरी अब्बासी राजधानी समारा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी अगली हेडिंग आ जाएगी खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। यानी जो खिलाफत नाम की संस्था है इसका विघटन हुआ है और नई नई सल्तनत जो है, छोटी छोटी सल्तनत जो है, उनका उदय हुआ है। आगे बताया गया कि अब्बासी राज्य 9वीं और 10वीं शताब्दी से कमजोर होता गया है, क्योंकि दूर के प्रांतों पर बगदाद का जो नियंत्रण है ये कम हो गया है। इसका एक रीजन और भी था कि सेना और नौकरशाही में जो अरब समर्थक हैं या ईरान समर्थक हैं, इनके गुटों में आपस में झगड़ा हो गया। इसकी वजह से इनका जो नियंत्रण है सुदूर प्रदेशों पर ढीला होता चला गया है। सन 810 ईस्वी में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन और मामून के समर्थकों के बीच गृहयुद्ध स्टार्ट हो गया है, जिससे गुटबंदी और गहरी हो गई है और तुर्की गुलाम अधिकारियों का एक यानी मामलुक नाम का एक नया शक्ति गुट बन गया है। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर फिर से बताया गया सियाओं ने एक बार फिर से सुन्नी रूढ़वादिता के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की है। बहुत से नए छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए हैं। खुरासान और ट्रांसोक्सियाना यानी तुरान और ऑक्सस के पारवारी इलाकों में ताहरी और समानी वंश, मिस्र तथा सीरिया में तुलनी वंश आ गया है। ऐसे करके आप यहां पर देखेंगे, यानी कि अब्बासियों के पतन के बाद तमाम छोटे छोटे वंशों का उदय हो गया है। जिस तरह से अपने भारत में मुगल वंश के पतन के फलस्वरूप आप देखेंगे तमाम अन्य वंश भी उभर कर सामने आ गए, अन्य जो राज्य जो थे, सल्तनतें जो थी उभर कर सामने आ गई थी। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी वही हुआ है। अब्बासियों के पतन के बाद यहाँ पर भी अन्य सल्तनतें जो है उभर कर सामने आ गई हैं। यहाँ पे बताया गया कि अब्बासियों की सत्ता जल्दी ही मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई है और सन 945 में वह भी छिन गई है, जब ईरान के कैस्पियन क्षेत्र के बुवाही नामक सिया वंश ने बगदाद पर कब्जा कर लिया है। तो देखिए यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, यहां पर आप लोग चीजें नोट डाउन करते जाएंगे। यहां पर अब आप लोग 14वां पॉइंट आप लिखेंगे, सन 945 में ईरान के कैस्पियन क्षेत्र के बुवाही नामक सिया वंश ने
बगदाद पर कब्जा कर लिया, बगदाद पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजाजनों के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाए रखा। यानी कि जो सिया वंश है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पदवी को समाप्त नहीं किया है, यानी खलीफा की पदवी स्वयं भी धारण नहीं की है, लेकिन उसे समाप्त भी नहीं किया है। तो इन्होंने क्या किया, प्रतीकात्मक रूप से अब्बासी खलीफा को अपने जो सुन्नी प्रजाजन है इनमें असंतोष व्याप्त ना हो, इसलिए इन्हें ही मुखिया के रूप में बनाए रखा है। लेकिन वास्तविक सत्ता जो है किस पर आ गई है, वास्तविक सत्ता जो बुवाही नामक सिया वंश के हाथ में आ गई है। तो ये आपका 14वां पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां बताया गया खिलाफत को समाप्त न करने का जो फैसला था ये बड़ा चतुराईपूर्ण था, क्योंकि एक अन्य सिया राजवंश फातमी की महत्वाकांक्षा थी कि वह इस्लामी जगत पर शासन करे। फातमी का जो संबंध है सिया संप्रदाय के एक उप संप्रदाय इस्माइली से था, और इनका दावा यह था कि पैगंबर की बेटी फातमी के वंशज हैं और इसलिए वे इस्लाम के एकमात्र न्याय संगत शासक हैं। यानी इन्होंने भी अपने आप को पैगंबर मोहम्मद से जोड़ने का प्रयास किया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब से जोड़कर हमें भी पावर मिल जाएगी, लोग हमारे समर्थन में आ जाएंगे। इन्होंने भी वही किया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि उत्तरी अफ्रीका में अपने अड्डे से उन्होंने 969 में मिस्र को जीता है और फातमी खिलाफत की स्थापना की है। मिस्र की पुरानी राजधानी फुस्तात की बजाय एक नए शहर काहिरा को राजधानी बनाया गया है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए यहाँ बताया गया दोनों प्रतिस्पर्धी राजवंशों ने सिया प्रशासकों, कवियों और विद्वानों को आश्रय प्रदान किया है। यानी एक तो सिया राजवंश जो है इसने क्या किया है, इसने अब्बासी जो शासन था उस पर कब्जा कर लिया है, और दूसरा एक सिया राजवंश है इसने मिस्र के एक शहर पर कब्जा कर लिया है, यानी मिस्र में कब्जा कर लिया और मिस्र में सिया राजवंश यहाँ पे स्थापित कर लिया है। ये बात यहाँ बताई गई है। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, 15वां पॉइंट आप लिखेंगे, 15वां पॉइंट आप लिखेंगे। यहां पर आप लिखेंगे एक अन्य सिया राजवंश फातमी, एक अन्य सिया राजवंश फातमी ने उत्तरी अफ्रीका में अपने अड्डे से उन्होंने 969 में मिस्र को जीता और फातमी खिलाफत की स्थापना की। इसी में सब पॉइंट, मिस्र की पुरानी राजधानी फुस्तात की बजाय एक नए शहर काहिरा को राजधानी बनाया गया। पंद्रह का सेकंडवा सब पॉइंट, फातमी का संबंध सिया संप्रदाय के एक उप संप्रदाय इस्माइली से था। तो ऐसे करके आप समझ जाएंगे कि सिया राजवंश एक सिया वंश जो है उसने बगदाद पर कब्जा कर लिया है, यानी अब्बासियों की जगह पर कब्जा कर लिया है, और दूसरा एक सिया राजवंश है इसने क्या किया है, इसने मिस्र में अपना कब्जा कर लिया है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। सन 950 से लेकर 1200 के बीच इस्लामी समाज किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था अथवा किसी संस्कृति की एकल भाषा अरबी से नहीं बल्कि सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिरूपों से एकजुट बना रहा है। यानी केवल धार्मिक आधार पर वो एकजुट बना रहा है। अब वहां पर ये नहीं है कि उनकी एक ही भाषा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न जगहों के लोग जो थे उन्होंने अपने अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए, छोटे छोटे सल्तनतें स्थापित कर ली हैं। तो इस वजह से ये चीजें देखने को मिलती हैं। राजनीतिक विभाजनों के बावजूद एकता कायम रखने के लिए राज्य और समाज को अलग करके देखा गया। इस्लामी उच्च संस्कृत की भाषा के रूप में फारसी का विकास किया गया। इस एकता के निर्माण में बौद्धिक परंपराओं के बीच संवाद की परिपक्वता भी इनकी भी भूमिका थी। यानी कहने का मतलब क्या था, बेशक तमाम सल्तनतें बन गई हों, तमाम छोटे छोटे राज्य उभर कर सामने आ गए हों, लेकिन फिर भी एक बात कायम रखी गई कि ये सभी इस्लामी राज्य हैं। तो इसके लिए जो बौद्धिक परंपरा है, खास करके जो इस्लामी विद्वान वगैरह है, उनका सहयोग लिया गया। यानी इस्लामी व्यापारी या विद्वान है वो घूमते फिरते रहते थे और अपने विचारों तौर तरीकों का प्रसार करते थे। तो ऐसे करके क्या है, इनके बीच में एक गठबंधन टाइप बना रहा है, एक कह सकते हैं एक मतलब संवाद के जरिए इनके बीच में एकता टाइप बनी रही है। तो ये बात यहां पर बताई गई है। तो आप यहां पर 15वां पॉइंट लिख लिया आपने। अब देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे बताया गया है 10वीं और 11वीं शताब्दियों में तुर्की सुल्तनत के उदय से अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रजातीय समूह जुड़ गया और ये थे तुर्क। तुर्क जो है तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदानों के खानाबदोश कबायली लोग थे और इन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को स्वीकार किया था और ये कुशल सवार और योद्धा थे और वे गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी, समानी और बुबाई प्रशासनों में शामिल हो गए। वफादारी की वजह से ये ऊंचे पदों पर भी यहां पर पहुंच गए हैं। तो बाद में क्या हुआ, इन्होंने भी उसका फायदा उठाया है। तो ऐसे करके बताया गया गजनी सल्तनत की स्थापना अल्पतगिन द्वारा की गई थी और उसे गजनी के महमूद द्वारा मजबूत किया गया। बुबाइयों की तरह गजन भी एक सैनिक वंश था जिसने तुर्कों और भारतीयों जैसी पेशेवर सेना थी, यानी जिसकी तुर्कों और भारतीयों जैसी पेशेवर सेना थी। यह बात भी यहां पे बताई गई है और कहा गया है कि लेकिन उनकी सत्ता, उसकी जो सत्ता थी, उसकी सत्ता और शक्ति का जो केंद्र था खुरासान और अफगानिस्तान में था और उनके लिए अब्बासी खलीफे प्रतिद्वंदी नहीं थे बल्कि उनकी वैधता का स्रोत थे, क्योंकि इन लोगों ने जो तीसरा राजवंश उभरकर सामने आया है, इन्होंने अपनी निष्ठा जो है अब्बासियों के खिलाफ समाप्त नहीं की है। तो ये बात भी यहां बताई गई है। देखिए यहां पर रीजन ये था क्योंकि महमूद इस बारे में सचेत था, क्योंकि वो एक गुलाम का बेटा है और वह खलीफा के सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक था। खलीफा सिया सत्ता के प्रति संतुलनकारी धड़े के रूप में गजनवी को, जो सुन्नी था, समर्थन देने के लिए राजी था। यानी अब्बासी जो वंश है, तो अब्बासी वंश ये देख रहा था कि एक तरफ तो सिया जो है यानी बुहाबी ने हमारी राजधानी पे कब्जा कर लिया है, दूसरी तरफ मिस्र में भी एक सिया राजवंश आ गया है। तो यहाँ पर जो अब्बासी हैं, अब्बासियों ने ये सोचा कि भाई क्यों ना इसी को ही समर्थन दे दें। इसी वजह से इन लोगों ने क्या किया है, गजनवी को समर्थन दे दिया है। ठीक है, कि ताकि एक प्रति संतुलन बना रहे, ताकि जो है दो जो सिया राजवंश हमारे राज्य पर कब्जा जमाए हुए हैं उनके खिलाफ प्रति संतुलन बना रहे। तो ऐसे करके यहां पर तीसरा एक राजवंश भी यहां पर उभर कर सामने आ गया है। तो यहां पर अब आप क्या करेंगे, अब आपने 14वां पॉइंट 15वां पॉइंट लिख लिया है, अब 16वां पॉइंट अब आप लिखेंगे। 16वें पॉइंट में आप लिखेंगे 10वीं और 11वीं शताब्दियों में तुर्की सुल्तनत के उदय से अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रजातीय समूह जुड़ गया। इसी में सब पॉइंट तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदानों के खानाबदोशी कबायली लोग थे जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम अपना लिया। इसका पहला सब पॉइंट है। देखिए ये आपने आपका 16वां पॉइंट है और 16वें का पहला सब पॉइंट आपने लिख लिया होगा। इसी में सब पॉइंट, इसी में अगला सब पॉइंट आप लिखेंगे, ये सेकंड सब पॉइंट है, गजनी सल्तनत की स्थापना, यानी ये तुर्क था ये, तो गजनी सल्तनत की स्थापना अल्पतगिन द्वारा की गई थी और उसे गजनी के महमूद द्वारा मजबूत किया गया। ये आपने लिख लिया होगा। इसी में सब पॉइंट, बुभाइयों की तरह गजन भी एक सैनिक वंश था जिनके पास तुर्कों और भारतीयों जैसी पेशेवर सेना थी। ये आपने लिख लिया होगा। आगे यहां पर चौथा सब पॉइंट इसमें लिख लेना आप, अब्बासी खलीफा सिया सत्ता के प्रति संतुलनकारी धड़े के रूप में गजनवी को, जो सुन्नी था, समर्थन देने के लिए राजी था। तो ऐसे आप समझ जाएंगे कि यहां पर जो तुर्क, देखिए गजनवी जो है यानी गजनवी जो वंश स्टार्ट हुआ है ये तुर्क वंश है, ध्यान देना, ये तुर्क वंश है, यानी तुर्किस्तान की एक खानाबदोश कबायली लोग हैं ये। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सर आपने ऊपर तुर्क बताया है और यहां पे गजनवी आ गया, तो गजनवी क्या है, तुर्क ही है ये, तुर्क खानाबदोश कबायली लोग हैं ये। तो आपने 16 के 4 सब पॉइंट लिख लिए हैं।
तो ऐसे करके आप यहां पर समझ गए कि यहां पर 3 वंश आपने देख लिए। यानी ऊपर का मैं फिर से दिखा दे रहा हूं। ऊपर का एक तो बुभाई वंश है, ठीक है, बुभाई नामक सिया राजवंश है। दूसरा जो है फातमी नामक सिया राजवंश है। और तीसरा आप देख पा रहे हैं यहां पर तुर्क, यानी कि इनका मूल तुर्किस्तान है। और ये गजनवी वंश है, ठीक है, गजनवी है, ठीक है। यानी कि ये गजनी सल्तनत की स्थापना अल्पतगिन द्वारा की गई थी और उसे गजनी के महमूद द्वारा मजबूत किया गया। यानी तीसरा जो है ये गजनी सल्तनत वाले हैं और ये तुर्क हैं। आगे बताया गया है सल्जुक तुर्क समानियों और काराखानिया की सेनाओं में सैनिकों के रूप में तुरान में दाखिल हो गए। अब देखिए तुर्कों की एक और शाखा यहां पे दाखिल हो गई है, इनका नाम है सल्जुक, ठीक है। ये भी तुर्कों की एक शाखा है। देखिए एक शाखा तो गजनी में स्थापित हो गई है, एक शाखा गजनी सल्तनत के रूप में स्थापित हो गई है और दूसरी शाखा एक और आ गई है। अब ये आ गई सल्जुक वंश की, ठीक है। सल्जुक तुर्क समानियों और काराखानियों की सेनाओं में सैनिकों के रूप में तुरान में दाखिल हो गए। इन्होंने बाद में अपने 2 भाइयों तुगरिल और छागरी बेग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली समूह के रूप में स्थापित किया है। गजनी के महमूद की मृत्यु की अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सल्जुकों ने 1037 में खुरासान को जीत लिया है और निसापुर को अपनी पहली राजधानी बनाया है। तो देखिए यहां पर अब आप क्या करेंगे, यहां पर अब आप 16वां जो पॉइंट है, 16वें पॉइंट में ही आप 5वां सब पॉइंट अब आप ऐड करेंगे। इसमें लिखेंगे गजनी के महमूद की मृत्यु के बाद सल्जुकों ने 1037 में खुरासान को जीत लिया और निसापुर को अपनी पहली राजधानी बनाया। तो ऐसे करके आप समझ जाएंगे कि जो गजनी है, गजनी के बाद कौन आ गए हैं, सल्जुक आ गए हैं। हालांकि ये दोनों ही तुर्क हैं, यानी वो भी तुर्क है, गजनी वाला वंश भी तुर्क है और ये सल्जुक भी तुर्क हैं, ठीक है। बताया गया इसके बाद सल्जुकों ने अपना ध्यान पश्चिमी फारस और इराक की ओर दिया और 1055 में बगदाद को पुनः सुन्नी शासन के अधीन कर लिया। तो देखिए यहां पर 17वां पॉइंट आप लिखेंगे सल्जुकों ने 1055 में बगदाद को पुनः सुन्नी शासन के अधीन कर लिया। अब देखिए यहां पर आगे और बताया गया है कि देखिए ये 2 भाई थे, एक तो इनका एक भाई था तुगरिल और दूसरा था छागरी बेग। तो दोनों भाइयों ने शासन जो है मिलकर चलाया है। इन सल्जुक भाइयों ने परिवार द्वारा शासन चलाने की कबायली धारणा के अनुसार इकट्ठे मिलकर शासन किया है। इनके बाद इनका भतीजा आ गया है अल्प अरसलन, उनका उत्तराधिकारी बना है और अल्प अरसलन के शासन के दौरान सल्जुक साम्राज्य का विस्तार अनातोलिया तक हो गया है। तो देखिए ये सब चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, आपने 17वां पॉइंट आपने लिख लिया होगा। अब देखिए यहां पर नोट लगा देंगे। नोट लगा के आप यहां पर लिख देना सल्जुकों ने अपने आप को 2 भाइयों तुगारिल और छगरी बेग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली समूह के रूप में स्थापित किया। ये नोट करके आप लिख लेना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि सल्जुक कोई अकेला योद्धा नहीं था, बल्कि 2 भाई मिलकर लड़े थे, ठीक है। सत्रह में थोड़ा सब पॉइंट अगर आप लिख देंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। यहां पर आप लिख देना 17 में अल्प अरसलन के शासन के दौरान सल्जुक साम्राज्य का विस्तार अनातोलिया यानी आधुनिक तुर्की तक हो गया। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 यहां कंप्लीट हो जाता है।
आपका ये चैप्टर जो है आपकी क्लास 11 की हिस्ट्री की किताब में सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ये चैप्टर न केवल सिविल सेवा के लिहाज से बल्कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो मैंने फैक्ट आपको लिखवाए हैं, जो चीज़ें आपको नोट डाउन करवाई हैं, वो एक नोट्स हैं और बहुत अच्छे खासे नोट्स हैं। अगर आप उनको पढ़ लेंगे, उन्हें पढ़ने मात्र से ही आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। आपको दोबारा किताब पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।